कस्टमर से तो नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये किराया कह लें अगर, तो इसको ये किराया क्या होगा, आउटवर्ड्स। चीजें जो आपने बाहर भेजी हैं यानी कि सेल की हैं, ये उनसे सेल की हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है ये, जो आपने चीजें सेल की हैं, कैरेज आउटवर्ड उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इट इज शोन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अब सेल में आप ऐड ना करें या लेस ना करें। ऐड तो नहीं करेंगे, आपको नजर आ रहा है कि जी पैसे आने हैं, मिसाल के तौर पे खान साहब ने 1200 पिज्जा का दिया तो हमें 50 रुपए का पेट्रोल जेब से डालना पड़ रहा है, हमारे पास तो 1150 आ रहे हैं। तो आप यहां नेट ना करने बैठ जाना सेल्स में, क्योंकि अगर आप हर चीज ही यहां से नेट करना शुरू कर दें तो फिर भाई ठीक है, दुकान का किराया भी तो पिज्जा बेचने के लिए दिया, वो भी यहीं पे लेस कर दो, फिर इंश्योरेंस भी उसी बिल्डिंग की करवाई हुई है वो भी लेस कर दो, फिर सैलरी भी मजदूरों को दे रहे हो जो पिज्जा बना रहे हैं उसको भी लेस कर दो, फिर एक सेल आ जाए, एक कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए और कुछ जिंदगी के अंदर चीज ही ना हो, एक ही लाइन के अंदर माइनस 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 माइनस। ऐसा नहीं होता, सिर्फ कैरेज इनवर्ड को आपने कॉस्ट ऑफ सेल में शो करना है, तो वो परचेज में इसलिए मैंने कहा ऐड कर दें, क्योंकि ये खर्चा चीजों को हम तक लाने के लिए जरूरी था और ये खर्चे सारे उसको बेचने के लिए हैं। इसी तरह से यहां पे ऐड हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड। ये वाला किराया जो है, ये किराया तो हमें चीजें बेचने के लिए भरना पड़ा, हमने इतनी सेल्स बढ़ाने के लिए कहा जी फ्री होम डिलीवरी मिलेगी आपको, वो फ्री होम डिलीवरी सेल्स को बढ़ाने के लिए था, तो ये सेलिंग का एक्सपेंस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस, ये सारे ही इसी तरह के हैं। इनमें कोई एडमिन नेचर के एक्सपेंसेस हैं, कोई सेलिंग नेचर के, डिस्ट्रीब्यूशन नेचर के। तो याद बस इतना ही रख लें फिलहाल, चीजें और फिर क्लियर होती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा करके चीजें जो है ना नई आती हैं, थोड़ी थोड़ी करके एक एक दो दो चीजें करके हम देख रहे होते हैं, ठीक है। अगर कभी कैरेज इनवर्ड होगा तो उसे वो परचेज से रिलेट करता है ना, रिलेट्स टू परचेज, तो उसे कहां पे, जहां परचेज है वहीं पे रख दें। और अगर कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो सेल से रिलेट कर रहा है, वो सेलिंग एक्सपेंस है, उसको एक्सपेंसेस की ही लाइन में आपने शो कर देना है। बात समझ आ गई है? चले तो इसको जल्दी से नोट कर लें, बस ये चीज जहन में रख लें, कैरेज इनवर्ड होगा तो हमेशा परचेज के बाद ऐड कर दिया करेंगे उसको, कैरेज आउटवर्ड होगा तो जीपी के बाद, यूं लिख देता हूं, शोन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, आपको बताया था ये हिस्सा सारा यहां तक ये ट्रेडिंग अकाउंट है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जब मैं कह रहा हूं टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब यहीं पे आना है, ऊपर तो ट्रेडिंग है। ओके, जल्दी से इसको नोट करें। और आज पहला सवाल, बल्कि छोटी सी बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं, उसके बाद पहले सवाल पे चलते हैं। कल की छुट्टी जो है ना, उसने सारी गड़बड़ कर दी। पढ़ लोगे, आ जाओगे? कॉलेज वालों ने मुझे मार देना है। वैसे स्पोर्ट्स डे पे सारे ही चलेंगे हैं, सुबह सुबह आओ यहाँ से, बाकी तो किसी को बुलाया नहीं, आप आ जाओ, सुबह सुबह पढ़ेंगे यहाँ पे, पढ़ के ग्राउंड में चले जाएंगे। क्या ख्याल है? अच्छा चलें चलें, धरना दें, धरना दें, आगे भी धरने ही चल रहे हैं इधर। आपने 5.1 मेरे साथ मिलके किया था और 5.2 बैक साइड पे आपको होमवर्क दिया था। अब देखें उसके अंदर कैरेज इनवर्ड आ रहा है। कैरेज इनवर्ड को हम कहां लिखा करेंगे हमेशा? ठीक है, कैरेज आउटवर्ड नहीं है क्योंकि उसने बनवाना हमसे क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो तो जाता ही कहां है, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए इस सवाल के अंदर कैरेज इनवर्ड नजर नहीं आ रहा। ओके, अच्छा 5.2 हो गया था जी। जल्दी से देख लें क्या आंसर था उसका, जल्दी से ऐसे सेल्स बताएं जी। 5.2 सेल्स बताएं। 162,918। अच्छा रिटर्न्स हैं
ओहो 162918। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब तो परचेज रिटर्न होता है, लिख लिया होगा आपने ब्रैकेट में साथ ही, है ना। रिटर्न आउटवर्ड मतलब चीजें वापस, रिटर्न वापस, आउटवर्ड बाहर की तरफ, मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न तो यहाँ नहीं आएंगी। रिटर्न इनवर्ड, ये सेल रिटर्न है 1290, बाद में आंसर लिखेंगे। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालने पे फोकस किया करें, लेस तो एंड पे करते हैं, ठीक है। इस लेस का अभी इस डिब्बे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ओके। इस लेस का एंड पे देखेंगे बस, लेस का नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट लेते होते हैं, और एक लाइन एहतियातन छोड़ के लेस क्लोजिंग स्टॉक। हो सकता है कोई कैरेज इनवर्ड आ जाए, ठीक है, और जगह ही ना बची हो हमारे पास ब्रैकेट में, कहां लिखेंगे? तो एक लाइन खाली छोड़ दिया करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। नहीं आएगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, आ जाया करेगा तो लिख दिया करेंगे, ठीक है, ओके। ओपनिंग स्टॉक है कोई? नहीं। परचेजेस 1 2, बोलना मत ऐसे मुझे ही ढूंढना पड़े, 4 3 7। रिटर्न आउटवर्ड्स एंड पे लिख लेते हैं बस सारी चीजें टोटल में। सही हो गया, चलें अब कंप्लीट है। क्लोजिंग स्टॉक ले, सेल्स का टोटल बता दो। 161628। ओपनिंग स्टॉक है कोई ना। परचेजेस का टोटल नेट 597। कुछ रह तो नहीं गया? ओ कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड रिलेट्स टू परचेज, विल बी एडेड टू परचेज या शोन इन कॉस्ट ऑफ, प्लस यहीं पे कर दो परचेज के नीचे, कैरेज इनवर्ड कितना जी? 980। क्लोजिंग स्टॉक है जी 31 दिसंबर का 11,000। तो वो यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके निकालने वाला कोई काम आपने नहीं करना होता, वो तो सिर्फ आपको सही से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, इसके लिए आपको कल समझाया था, ठीक है ना, वरना ऐसा नहीं हुआ करेगा जी। आपके कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल कितना है बता दें? 110,257। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई, अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को लेस कर दो, 1 GPR, ठीक है भाई। कोई समझ नहीं आ रही तो बताएं, समझ आ रही? यही आंसर आया था, हाथ खड़ा कर दें। अच्छा जी, अगली चीज होती है बैलेंस शीट। ये क्या था, हमने क्या बनाया था? वो तो मैंने, वो ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन मैंने तो आपको इनकम स्टेटमेंट भी सिखा दी थी। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद भी बस सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस इसमें आते हैं, सारी इनकम्स सारे एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। वो हमने क्लासिफाई कर लिया कौन से ट्रेडिंग में आएंगे, परचेज, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज, रिटर्न वगैरह, ये यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। और बकाया सारे एक्सपेंसेस या कोई अदर इनकम भी हो सकती है, वो देखेंगे। सेल्स में नहीं, अदर इनकम भी अलग, सेल्स अलग, याद है? ओके, अच्छा। अब ये तो इनकम स्टेटमेंट थी। बैलेंस शीट क्या होती है भाई? बैलेंस शीट बहुत ही मुश्किल चीज है, जरा देखिएगा। आपको ना इस तरह आंखें बंद करते हैं तो आपको अकाउंटिंग को ये नजर आती है ऐसे। आप आंखें बंद करके ना, ये उलट साइड है, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए सबकी। आपको लेफ्ट साइड पे एसेट्स नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप जरा आंखें खोलें, ये सब कुछ ऐसे होने लगा है बस। क्या मतलब? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है ना। ये देखें, मैं कहता हूं जी कैपिटल लायबिलिटीज और एसेट्स। इधर देखें, ये कैपिटल, ये लायबिलिटीज, इनका टोटल आएगा। बोलो, बल्कि सवाल से ही देखते हैं, जरा देखो ना। 5.3 आपके सामने है। 5.3 में कहता है कैपिटल कितना है? 70,
200, इधर देखें 70 200। नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। तरतीब कोई नहीं है, जो चीज आ गई पता है एसेट्स में जाके लिखो डेटर्स। कितने? 1200। अच्छा 1200। ओके नेक्स्ट क्या है? वैन क्या है? चलो आज पहला दूसरा दिन है, तरतीब भी कोई, यहां भी कोई तरतीब नहीं, फिक्स पहले लिखें करना, लिखते जाओ। वैन 3800। क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटीज में लिखो 4100। नेक्स्ट फिक्चर्स क्या है? एसेट्स। कितने? 1800। नेक्स्ट स्टॉक क्या है? हाँ देखा, वहां से निकाल दिया करते थे, याद है? कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं रखते थे, परचेज नहीं बनाते थे, उसको यहां से निकाल देते थे। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होती है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से कम हो जाती है ना, उसको निकाल के देते हो। तुम एक्सपेंस नहीं हो बेवकूफ, तुम तो अभी एसेट हो, निकलो यहां से और आ जाओ एसेट्स में। तो ये लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक क्या है? एसेट्स है। कितना? 4200। नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? कैश एट बैंक। कितना? 300। ये सारे एसेट्स का टोटल कर दें जरा, मुझे कैलकुलेटर निकालें। अच्छा जी, जी क्या टोटल? 11000 एसेट साइड का टोटल है, 11300 है। ठीक है, इन दोनों का कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल करो। तो वही अकाउंटिंग क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको कहा कि वो जो आपने इस तरह से नक्शा बनाया होता है वो थोड़ा सा बस ऐसे कर लेना है। ठीक है, आपकी कैपिटल लायबिलिटीज एक तरफ और एसेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं, वही है। बस जरा हमने उसको पोर्ट्रे में कर लिया है और कुछ भी नहीं जी। 11300, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस छोटी सी बात बना करता है फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड का मतलब किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि हमारे इस पीरियड में इतनी सेल्स हुई, इतने एक्सपेंसेस हुए। और बैलेंस शीट बना करती है किसी एक खास वक्त के लिए, एज ऑन। क्या मतलब? इस वक्त तक इतने एसेट्स पड़े हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अब ये बात कहीं आगे जाके काम आएगी, मंडे को होपफुली, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मंडे या शायद ट्यूसडे को। ठीक है, अब जरा आप 5.4 पे आए, बैक साइड पे 5.4 है, वो आप कर दें। इसको नोट करने के बजाय वो कर दें, बैलेंस शीट पढ़ लें, लिखा हुआ है 5.4। ड्रॉ अप नोमान्स बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2006 फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। पहला सवाल हम फुल फ्लैज करने लगे हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता है ट्रायल बैलेंस। असल में फ्लो होता है ट्रांजैक्शंस का। सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ करती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम जर्नलाइज करते हैं, हम जर्नल बनाते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज करते हैं जर्नल में उसकी। फिर जर्नल के बाद एक्चुअल में जो हो रहा होता है, हम ठीक है लेजर से चले थे और फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड हर तरफ जा सकते थे हम, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमने कर लिया था बहाने से। वो भी जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स बना करते हैं, लेजर्स के क्लोजिंग से ट्रायल बैलेंस बना करता है। ये सब काम हम कर चुके हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पढ़ के जर्नल में लेके जाना आता है हमें। जर्नल के बाद वो जर्नल से उसके बाद लेजर बना करते थे, लेकिन हमें लेजर भी डायरेक्ट बनाना आता है। मुश्किल चीज़ लेजर का डायरेक्ट बनाना होता है, लेकिन लेजर से ही हमने काम शुरू कर दिया था।
जो मुश्किल काम था वही हमने पहले कर लिया थोड़ी सी एफर्ट करके। तो मुश्किल काम क्या होता है, जर्नल एंट्री से लेजर को डायरेक्ट बनाना, वो हमें पहले ही आता था। लेजर के क्लोजिंग ट्रायल में जाते हैं और ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बना करेगी और बैलेंस शीट बना करेगी। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये है असल में फ्लो ट्रांजैक्शंस का। अब सवाल को करने का तरीका क्या होगा, टाइम सेविंग तरीका है, कोशिश करके इसको ऐसे ही करना है। मैं नहीं कह रहा फॉर्मेट को रट्टा लगाना है, सुन लें, वो वहीं पे लिखा हुआ है, कहीं नहीं जाता, बाद में लिख लेना। मेरी बात सुनना ज़्यादा अहम है इस वक्त, पूरी तवज्जो से सुनिए। देखें, आपके जहन में आ तो गया कि इनकम स्टेटमेंट में सेल रिटर्न माइनस होंगी, फिर ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर परचेज आएंगी, को कैरेज होगा, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, फिर उसके बाद लेस एक्सपेंसेस बाकी आ जाएंगे, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी। अब आप क्या करते हैं, आप एक बार जहन के अंदर ये फॉर्मेट रखा होता है आपने, आप कहते हैं सबसे पहले तो मैं सेल्स ढूंढूंगा और सारा ट्रायल पढ़ना शुरू करते हैं और सेल आती है उसको जाके लिख लेते हैं। फिर आप आगे कहते हैं अब क्या करूं, कोई रिटर्न तो नहीं है, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं, ट्रायल को रहेंगे, रिटर्न मिलती है तो उसको लिखते हैं। फिर आप क्या करते हैं, चलो जी अब कॉस्ट ऑफ सेल, कोई ओपनिंग स्टॉक है उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, करते करते करते। फिर उसके बाद परचेज है, फिर परचेज रिटर्न, यानी हर फिगर लिखने के लिए आप पूरा एक चक्कर लगाते हैं ट्रायल का, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम बहुत जाया होता है, ठीक है। तो आपने कैसे सवाल को किया करना है, वारदात का तरीका क्या है, अब वो आपने तवज्जो से ध्यान से देख लेना है। मैं नहीं कह रहा कि आप एक्सपेंसेस के नाम भी लिखो, पर मोटा मोटा फॉर्मेट आपके जहन में हो, वो सवाल शुरू करते ही आपने बनाना है। कैसे, सबसे पहली चीज आज हम कर रहे हैं 5 पॉइंट, अगला कौन सा है, होमवर्क नहीं, क्लास वर्क वाला कर लो, 5.5। सबसे पहली चीज जिसके मार्क्स भी हुआ करते हैं, आप एक सफे पे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, दूसरे पे बैलेंस शीट, ठीक है, पर्चे में भी। सबसे पहली चीज जिसके मार्क्स भी होंगे वो क्या है, उस बिजनेस का नाम, ठीक है। बी मोर्स, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल ऑफ बी मोर्स ड्रॉन अप ऑन कंक्लूजन ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर इन बिजनेस। छोड़ दो सवाल, देखो अब, ड्रॉ अप अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किसका नाम है जी, इनकम स्टेटमेंट। ड्रॉ अप अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 8। भाई सही है, तो बी मोर्स की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बी मोर्स की ही बैलेंस शीट बनानी है, ईयर एंड दिया गया है 31 दिसंबर 20x8, ठीक है। सबसे आसान काम है ये, इस लेवल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना। तो ट्रायल के अंदर से फिगर उठानी है, फॉर्मेट जहन के अंदर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आपने एक बार ट्रायल पढ़ लिया बस, ठीक है, सवाल शुरू नहीं करना जब तक इतना फॉर्मेट लिख ना लें। किसी को रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग कर लें इसको, ये 2 छुट्टियों में ऐसे ही करना है आपने, कतन यूं नहीं करना आपने कि ट्रायल को बार बार देख रहे हैं एक फिगर ढूंढने के लिए, नहीं। हम ट्रायल से गुजरते जाएंगे, फिगर्स जो आएंगी उनको उनकी जगह पे रखते जाएंगे, हमने नहीं उसको बार बार देखना, टाइम जाया नहीं करना। तो कितना फॉर्मेट, एक तो नाम बहुत जरूरी है, इसके नाम होते हैं, नाम के नंबर होते हैं, बी मोर्स, पता नहीं क्या एस है, ये आ गया बिजनेस का नाम, यानी कि एंटिटी का नाम जो रिपोर्ट बना रही, जिसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद अगली चीज है रिपोर्ट, ट्रेडिंग, उसने जो नाम लिखा ना मैं भी वही लिखूंगा, वैसे इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। ये क्योंकि नाम है, लिखा हुआ भी है, तो इसको मैं जरा माइक्रोस्कोपिक लिख रहा हूं ताकि बाकी चीजें मेरी जो है वो नजर आ सकें आपको, जो यहां पे लिखनी, ठीक है। तो बी मोर्स बिजनेस का नाम लिखा हुआ था, फिर रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम लिख लिया, फिर रिपोर्ट का नाम लिखें। रिपोर्ट कौन सी बना रहे हैं, ये क्या चीज बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, उसने उसका नाम लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम भी वही लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग पीरियड लिखेंगे, वो भी उसने लिखा हुआ है फॉर द ईयर, ये फॉर द मंथ भी हो सकता था, फॉर द क्वार्टर भी हो सकता था, लेकिन उसने ईयर का ट्रायल दिया। पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x8 6 8 सही कह रहा था भाई मैं, तो जाग जाओ, एरोप्लेन ना बनो इतने तुम शुएब अख्तर। यहां पे हम रुपीज लिखेंगे, ठीक है। अब ये कोई टेक्निकल काम है, इसके नंबर होते हैं पर्चे में, क्योंकि ये किसी ने रिक्वायर किया हुआ है, किसी ने FAR2 में जाकर पता लगेगा, हमारे ऊपर कानून हमारे मुल्क का वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगता है, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो भी लगते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये इनके नंबर, ये किसी ने कहा हुआ है, रिक्वायरमेंट है, आइदर स्टैंडर्ड आइदर लॉ, तो ये लिखने के सिर्फ नंबर हैं, टेक्निकल काम नहीं है नंबर। वो फिर 48 पे मैसेज आता है जो ये नहीं लिखते, ठीक है, पढ़ के फेल होने वाले। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसे ही बी मोर्स, और ये क्या बनाएंगे हम दूसरे सफे पे, बैलेंस शीट, और ये बनाएंगे एज ऑन, बेटा ये फॉर द ईयर नहीं होगी, एज ऑन 31 दिसंबर 20x8। अभी आप लोग नोट करने की बजाय सिर्फ तवज्जो से इसको देखते रहें तो ज्यादा बेहतर है। और ये भी रुपीज में बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता सवाल के अंदर क्या कुछ है, ठीक है, लेकिन मैं इतना फॉर्मेट, जैसे ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सवाल आया करेगा मैं इतना फॉर्मेट बना डालूंगा, देखिएगा जरा गौर से। इसमें भी कोई टेक्निकलिटी नहीं है, पता है आपको। सेल्स आपको पता ही, अगर रिटर्न आ गई तो ब्रैकेट में लिख दूंगा सेल्स लेस, कोई नहीं सेल ढूंढने गया मैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या कुछ होता है बताओ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और आपको पता है कि अगर कोई परचेज रिटर्न हुई तो ब्रैकेट में लिख लूंगा, लेकिन एहतियातन भी फिर भी एक लाइन खाली छोड़ दी, हो सकता है कहीं कैरेज इन वगैरह ना आ जाए। थोड़े और बड़े होंगे तो मैं 2 लाइनें छुड़वा दिया करूंगा यहां पे, बहरहाल फिलहाल तो एक लाइन छोड़ के आगे क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक। कोई नहीं सवाल को पढ़ा मैंने अभी तक, सवाल को नहीं पढ़ा, ठीक है। ये हमारे पास डिब्बा लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस टोटल लिख देख रहे हैं, आपके पास लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल, जो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे ही है। वो जो टोटल होगा वो माइनस हो जाएगा। ये डिब्बे शिब्बे नहीं लगाने आपने, यहां पे कुछ भी नहीं लिखना आपने, माइनस याइनस भी नहीं लिखना, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूं, आपने सिर्फ ये 4 चीजें लिखनी है, ठीक है। अच्छा, वो क्योंकि मेरे पास लाइन नहीं है तो मैं लाइन छोड़ के, यहां पे टोटल की लाइन छोड़ के, उसके बाद यहां पे डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिख सकता था ना, इसलिए मैंने डिब्बा बना दिया, आपने कुछ नहीं लिखना था जी। यहां तक फॉर्मेट में कोई याद करने की अब जरूरत रह गई है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको पता है? बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गए। अब एक चीज जो थोड़ी सी नई आपने ऐड करनी है, वो क्या है? ऐड करेंगे अदर इनकम, वो अभी तक नहीं आई थी। देखें, सेल्स कोर एक्टिविटी की इनकम है, अदर इनकम को उसमें शामिल नहीं करना, पर इनकम तो है। तो मैंने आपको कहा था ये सिर्फ ट्रेडिंग है, तिजारत, खरीदो फरोख्त, मेन जो काम था, ठीक है। लेकिन अदर इनकम है तो हमारी इनकम ही। ये मेरे ख्याल से जरा थोड़ा सा नीचे भी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने ऐड कर लिया अदर इनकम। ये ऐड करने के बाद आप यहां पे 2 लाइनें खाली छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? लेस, वही वाला फॉर्मेट, लेस एक्सपेंसेस, और बाकी का सफा खाली छोड़ देंगे। बस इतना फॉर्मेट बना लेंगे
बोले मैंने अभी तक सवाल नहीं पढ़ा, सवाल में सिर्फ पढ़ते जाएंगे, चीजें आती जाएंगी, लिखते जाएंगे। ये बता रहा हूं आपको, अगर ऐसे दिल ना करे तो एक बार वैसे सवाल करके देख लेना। पहले सेल उठा के लिखना, फिर 75 दफा आपने ट्रायल को घूमना है, आधे पौने घंटे में जाके एक सवाल होगा। इस तरह से करेंगे तो 10 से 15 मिनट में एक सवाल हो जाएगा। तो इतना सा फॉर्मेट बना लेना है। सेल इतना फर्क है, बता रहा हूं, आधे से भी ज्यादा टाइम का फर्क है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिर जीपी एड अदर इनकम, 2 लाइनें खाली, लेस एक्सपेंसेस, बाकी सफा खाली। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे कैपिटल की हेडिंग देंगे और 4 लाइनें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद लायबिलिटीज की हेडिंग देंगे और वो सवाल पढ़ के अंदाजा होने लग जाएगा हमें कितनी लाइनें छोड़नी है, लेकिन 4-5 लाइनें इसके लिए भी आप सफ़े पे छोड़ देंगे। ठीक है, 3 लाइनें इसके लिए छोड़ के, एक आधी टोटल के लिए छोड़ के। उसके बाद एसेट्स की हेडिंग आएगी। ठीक है, इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, जगह कम है मेरे पास, कैपिटल एंड लायबिलिटीज की हेडिंग होती है मेन, फिर उसमें कैपिटल और लायबिलिटी आ जाती है। फिर एसेट्स होते हैं, इसमें कल परसों जाके मंडे को करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन भी शुरू कर देंगे। इतना फॉर्मेट सिर्फ बनाना है। ठीक है, वैसे तो यहां पर 3 चीजें भी आती हैं। वो क्या है, आपको पता ही है कि कैपिटल में कैपिटल आएगा ना कैपिटल, लेकिन अगर सवाल में ड्राइंग्स भी पढ़ी हो तो ड्राइंग्स क्या थी भला, कॉन्ट्रा कैपिटल था, हर जगह तो कॉन्ट्रा को नेट कर दिया है, तो ड्राइंग्स किसका कॉन्ट्रा है, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, प्रॉफिट जो बिजनेस कमाएगा वो प्रॉफिट किसका है, बोलो, ओनर का। ये याद आ रही है अकाउंटिंग इक्वेशन, सेल्स लेके जाते थे, प्रॉफिट ऐड होता था, याद आ रहा है। तो जो प्रॉफिट ओनर ने कमाना है वो प्रॉफिट किसका है, सॉरी, जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाना है वो प्रॉफिट किसका है, तो वो प्रॉफिट भी वहीं पे जाके रखो ना जहां पे बिजनेस के पास ओनर का पैसा पड़ा है। यानी जो प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा वो भी कहां पे ऐड कर देंगे, बल्कि नेट प्रॉफिट की फिगर लिखो, नेट प्रॉफिट। ये बात समझ आ रही है। शायद ये सबसे टेक्निकल बात थी, ये है तो बहरहाल टेक्निकल, आपको समझ आ गई, पता नहीं अल्लाह की तरफ से आ गई। लेस ड्राइंग्स, क्योंकि इसकी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता करते रहते ना, कैपिटल का कॉन्ट्रा ड्राइंग, परचेज रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा, सेल रिटर्न, कहीं करेंगे नेट, कहीं करेंगे। तो आज वो दिन आया नेट करने का, तो वो आपको पहले से ही देनी तौर पे आप तैयार थे। प्लस मैंने कहा था नेट। तो जो घर से पैसे लाया होगा वो लिखेंगे, जो निकाल के ले गया होगा वो माइनस करेंगे, जो बिजनेस कमाए होंगे वो भी लिखेंगे, और टोटल में हम फिर बता देंगे जी इतने पैसे बनते हैं ओनर के इस वक्त। ठीक है ना, बस इतना सा काम है। अब सवाल आपके सामने है, मेरा मशवरा है कि आप देख लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ना कि आप साथ साथ नोट करें, क्योंकि बहुत इजी काम हो गया अगर ये समझ आ गया आपको तो। ये देखिएगा 5.7 आपके सामने है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है स्टार्ट जनरल एक्सपेंसेस से करे या सेल्स से करे, ट्रायल में जहां से मर्जी शुरू करे। मैंने दूसरी बार मुड़ के ट्रायल की फिगर नहीं पढ़नी अगर मैं इतना काम कर लूं। बार बार बोल रहा हूं, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये 3 आइटम्स, जीपी एड अदर इनकम, 2 लाइनें खाली, लेस एक्सपेंसेस, बाकी सफा खाली। यहां पे कैपिटल में कैपिटल लेस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, बस। अगली हेडिंग लायबिलिटीज, अगली हेडिंग एसेट्स। और मैंने ट्रायल नहीं पढ़ा, और ये हर सवाल में ऐसे करेंगे, और ये तो बेसिक है। एंड पे जाके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे, 18 से 22 नंबर का आता है आपके पर्चे के अंदर। वो काम भी उस वक्त भी ऐसे ही करेंगे जब स्टार्ट करेंगे, इतना फॉर्मेट बना के क्वेश्चन किया करेंगे। बात समझ आ रही है? ओके, चले अब देखें जी, ट्रायल मेरे सामने है। सबसे पहले क्या आ रहा है, सब तवज्जो से देखें, नोट करने की बजाय सब तवज्जो से देखें। क्या आ रहा है जी? अच्छा, इतना फॉर्मेट अगर आपको कहूं बना लो तो कितनी देर में बना लोगे? 5 मिनट ज्यादा है। नाम के लिए 3 लाइनें छोड़ दो और ये मेन चीजें लिखो। मैं 1 मिनट देख रहा हूं। वैसे ही मेरा दिल कर रहा था, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे थे नोट करने की, उनकी अटेंशन, जी बेटा पता है मुझे, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही थी। अब्दुल बासित यार, उन्हें कहो मेरी गाड़ी सीधी करने, बल्कि बाइक का बंदोबस्त करो, आज लेट हो गया काम।
वुजू है मेरे, तुमने हाँ किसी और को ले जाना ना मेरे पास, अब्दुल बासित बाइक का अरेंजमेंट कर लो और वो हैंडआउट्स मुझे दे दो, इनको दे देंगे जाते हुए। मैं तैयार हूँ, मैं नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम बाइक तैयार रखना है, इधर पीछे चलेंगे, ठीक है। नोट करिएगा, सुने आप इधर देखें, ट्रायल आपके सामने है, फॉर्मेट इतना बना हुआ होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस कॉस्ट ऑफ सेल में 3 आइटम्स आए हैं, कैपिटल में 3 आइटम्स आए हैं, उसके अलावा बस हेडिंग्स ही हैं। अब शुरू हो रहा है सवाल, सबसे पहले क्या आ रहा है, बॉल पॉइंट हाथ में वो टिक करते जाना है जब लिखते जाएं। जनरल एक्सपेंस सेल में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, तो जहां की चीज है वहां पे जाके लिख देंगे बस जनरल एक्सपेंस, साथ साथ मत नोट करो 305। और मजे की बात, यहीं पे पेपर छीन ले, इसके नंबर मिल गए आपको। आपने सवाल शुरू किया, पेपर में टाइम खत्म हो रहा था, आपने इतना फॉर्मेट बनाया, 305 यहां पे लिखा और पेपर छिन गया आपसे, इसका नंबर 1 है तो 1 मिलेगा, आधा है तो आधा मिलेगा। अकाउंटिंग में नहीं, इस 305 के, हाँ 305 लिखोगे तो नंबर मिलेंगे ना। ओके नेक्स्ट, बिजनेस रेट्स, ये क्या है, एक्सपेंस कहां आता है, इधर सेल्स में, एसेट में, लायबिलिटी में। समझ आई फायदा, इतना फॉर्मेट होगा तो तेजी से सवाल हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं बार बार इसलिए टाइम लग रहा है, ये करने में 10 मिनट ना लगे आपको जी। बिजनेस रेट्स कितना, 2400। नेक्स्ट, मोटर एक्सपेंस को एसेट ना बना लेना, मोटर एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस में ही आएंगे। अच्छा इकट्ठे ही आ रहे हैं इत्तेफाक से जी, ये तो बोल दो कितना है। उसके बाद क्या है, सैलरीज क्या है, सैलरीज कितनी जी, 39560 एक्सपेंस। नेक्स्ट, या अल्लाह खत्म भी हो जाए, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है जी, 1240। प्लीज मुझे फिगर तो बता दिया करें, जरूरी है मुझे देखना यहां से ढूंढ ढूंढ के, लाइनें लगा लेना पर्चे में, स्केल लेके जाना जी। नेक्स्ट, परचेजेज भी यहां पे, परचेजेज की जगह तो अब परचेजेज जब नजर आई ट्रायल में हमें पता है कहां पे जाना उन्होंने जी। कितना, मुझे कहीं रिटर्न नजर नहीं आई, 12040। उसके बाद क्या है, सेल, सेल्स आ जाए 23812, जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद कार, कार क्या है, एसेट्स में आके लिखो कार, कोई जरूरत नहीं किसी चीज का वेट करने की। कितनी, 4300। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, डायरेक्ट आओ, लायबिलिटीज में आके लिखो 11। फायदा समझ आया है, हमें बार बार ट्रायल नहीं देखना पड़ रहा, हम चलते जा रहे हैं, सवाल होता जा रहा है। नेक्स्ट, और ये FAR 2 लेवल पे जाके भी ऐसे ही सवाल करेंगे, ये तो बेसिक है ना, इसमें एडजस्टमेंट्स पड़ती जाएंगी। हम एग्जाम वाला फाइनल अकाउंट का सवाल अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो 2.5-3 महीने पढ़ना है, हर टॉपिक ने इसमें फिट होना है आके अल्टीमेटली। तो हम हर टॉपिक करने के बाद वहीं से ही देखा करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा, बैलेंस शीट में ये जाएगा, ऐसे प्रेजेंटेशन होगी, वहां तक बेटा पता है बेटा, मुझे घड़ी नजर आ रही है, प्लीज इस तरह ना इंटरप्ट किया करें बेटा, जिसने जाना है निकल जाए, अगर कहीं दूर जुमे पे जाना है उन्हें, यहाँ पे तारिक ब्लॉक में होती है 2:45 बजे, ठीक है जी। डेटर्स क्या है, एसेट्स जी, 2108। ठीक है ठीक है, वो भूल गया, डेटर्स 21080 ही है। ओके नेक्स्ट, प्रेमिसेस क्या है, एसेट है, ये है 53,000। नेक्स्ट क्या है, कैश एंड बैंक क्या है, बोले कितना, 2715। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड 325। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल 22
बड़ी मेहरबानी जी। 23263 ड्राइंग्स नहीं है, हैं 23 लें जी, सवाल तो खत्म। क्लोजिंग स्टॉक नीचे गिवन है, ट्रायल के बाद हुआ करेगा हमेशा, वजह पता लग जाएगी महीने डेढ़ में जी। अब देखें इधर, ओपनिंग कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया तो ठीक है, फॉर्मेट में खाली पड़ा रहेगा। यहां से क्या निकलेगा, नेट में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, यहां पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल, इसका टोटल, ग्रैंड टोटल, सिर्फ प्लस प्लस करना है अब आपने, इन सब का टोटल ग्रैंड टोटल बराबर होगा इन एनी केस, ठीक है। तो तरीका यही रखना है। क्वेश्चन आपके पास 5.8 भी करने को है, 5.5 भी करने को है, और ये हैंडआउट भी आपको मिल रहे हैं। मैं एंड पे ले जाओ, जल्दी से ले जाओ, जल्दी से निकलते जाएं ये पकड़